ओके बेटा, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज कर रहे थे। ओके, और फिर हमने उनको कनेक्टेड बॉडीज वाले को इंक्लाइंड एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ मिक्स किया था, और मैंने आपको क्वेश्चंस जैसे दिए थे घर से करने के लिए। लास्ट क्लास के होमवर्क में क्या क्वेश्चन थे, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे। जैसे इंक्लाइंड प्लेन था, इसके ऊपर मासेस पड़े हुए थे। ओके, तो आपने इस क्वेश्चन में भी क्या करना था, जैसे दोनों तरफ का एंगल दे रखा है आपको, इधर θ1 दे रखा है, इधर θ2 दे रखा है, इधर आपको m1 मास दे रखा है, इस तरफ आपको दे रखा है m2 मास, और यहां पे पुली लगी हुई थी, और ये आपकी स्ट्रिंग है। और सबसे पहले मैंने बोला था कि आप लेट कर लिया करो कि ये सिस्टम इस तरफ ऐसे चल रहा है। हमने टेंशन एंड एक्सेलेरेशन निकालना था। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, पहले m1 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो m1 की फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनेगी, इसको ऊपर को टेंशन T खींच रहा है और नीचे को फोर्स लग रहा है m1g साइन थीटा, और इधर लग रहा है m1g कॉस थीटा, और यहां से मिल रहा है इसे नॉर्मल रिएक्शन। सो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, T में से m1g साइन थीटा माइनस होगा तो नेट अपवर्ड फोर्स आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। ये a एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी n इज इक्वल्स टू m1g कॉस थीटा, अप डाउन मूव नहीं कर रहा है। अब ये m1g साइन थीटा, m1g कॉस थीटा, ये कैसे आया है, क्योंकि इसका m1g परपेंडिकुलर टू ग्राउंड होगा, यहाँ पे इस तरफ होगा m1g, और ये इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा होगा, θ1 एंगल बना रहा होगा। यहाँ पे θ1 लिख देते हैं, ये θ1 है, θ1। सो ये θ1 एंगल है, इसे रिजॉल्व करके ये लिख लिया हमने। सिमिलरली अब आप m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। m2 का फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे को m2g साइन θ2 आ जाएगा, ऊपर को टेंशन T होगा, क्योंकि टेंशन बेटा स्ट्रिंग्स में क्या रहता है, सेम रहता है। बस टेंशन की डायरेक्शन ध्यान रखना है हमेशा आपने। यस सर। और ये ए एक्सेलेरेशन नीचे को जा रहा है, इस तरफ लग रहा होगा m2g cos θ2, और यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन मिल रहा होगा n। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, भाई ये नीचे को एक्सेलेरेट है, ये फोर्स बड़ी है, तो m2g sin θ2 माइनस t इज इक्वल्स टू m2a। ओके, और दूसरी क्वेश्चन नॉर्मल डायरेक्शन कितना हो जाएगा, n2 लिख लेते हैं, इसे n1 लिख देते हैं। सो n2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा m2g cos θ2, क्योंकि आपका जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन है बैलेंस्ड फोर्सेस है, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स आ जाएगा। इस तरफ बेटा बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है, ये T एंड m2g साइन θ2 ये बैलेंस नहीं है एक दूसरे के साथ, तभी तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। अगर ये बैलेंस्ड हो जाए तो बेटा बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगा आपका। ओके, अब आपने बेटा इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और आपने T की वैल्यू एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेनी है। इजी था ये क्वेश्चन। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बेटा आपको इंक्लाइंड प्लेन के साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया था, इसका भी है बिल्कुल सेम है। फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है बेटा, बस एक मास यहाँ पे पड़ा हुआ था, इसे m1 कंसीडर कर लो, इसे m2। अब आप वैल्यूज तो फिल कर सकते हो, तो m1 की फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी, इधर टेंशन T होगा, नीचे को ग्राउंड के परपेंडिकुलर m1g होगा, यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन n1 होगा, और ये a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी इक्वेशन आ जाएगी T इज इक्वल्स टू m1a, और दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी n1 इज इक्वल्स टू m1g। ऐसे ही इंक्लाइंड प्लेन वाले की फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बेटा, ये m2 है, इसके नीचे को m2g साइन थीटा लग रहा है, ये एंगल आपको दे रखा था थीटा, इधर कंपोनेंट लगेगा, इधर टेंशन T लगेगा। और अगर मैंने इसे आगे को जाता दिखाया है तो ये नीचे को इस तरह से जा रहा होगा लॉन्ग द इंक्लाइन। तो लॉन्ग द इंक्लाइन क्या इक्वेशन बन जाएगी, m2g साइन थीटा माइनस T इज इक्वल्स टू m2a। तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपके पास a एंड t की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। ओके, सो ये क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए थे बेटा, सो आई होप आप सबने कर लिए होंगे। आज नेक्स्ट जो करना है बेटा दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डेली बेटा नई चीज सीखने को मिलेगी,
कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ोगी। बट अगर आपको पिछला पार्ट नहीं क्लियर है, आपने अभी पिछला पार्ट नहीं कवर किया है, तो आप अपना बर्डन बढ़ा रहे हो। रेगुलरली क्लास नहीं लगा रहे तब भी आप अपना बर्डन बढ़ा रहे हो। ये किसी ने रिपीट नहीं करवाना है बेटा। डोंट थिंक कि जब क्लासेस ऑफलाइन हो जाएंगी तो आपको ये सारा पार्ट रिपीट करवाया जाएगा। जिस बच्चे के दिमाग में है, नहीं होगा ये पार्ट। सो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा बेटा कंफ्यूज हो करेगा आपको, बट इसे समझने की कोशिश करो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे बेटा। ये वो पॉइंट है, ये वो फ्रेम है, ये वो प्लेन है जिसके विद रिस्पेक्ट आप स्टडी कर रहे हो। जैसे अभी आप जितनी भी स्टडी करके आए हो, ये आप सारी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ करते हो, तो अर्थ को आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हो। ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा? विद respect to whom motion is considered। और आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ऑब्जर्वर कहां पे है, where observer ऑब्जर्वर का मतलब कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है मोशन को। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं बेटा। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा नॉन एक्सेलरेटिंग होते हैं। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। नॉन एक्सेलरेटिंग का मतलब इनका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। और न्यूटन्स लॉ जो होते हैं बेटा ओबेड होते हैं। न्यूटन्स लॉ आर ओबेड in these frame of reference। सेकंड आते हैं बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब ये क्या होते हैं? एक्सेलरेटिंग जो होते हैं, जिनका एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो का, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, इनका एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इनका वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा और ये रेस्ट पे रहेंगे जहां फिर। ओके, आप सबको मालूम है एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी या तो कांस्टेंट है जहां फिर ये क्या है? रेस्ट पे है। और ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब इनका एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, रेस्ट पे नहीं रहेंगे ये। ओके, और न्यूटन्स लॉ आर नॉट ओबेड। न्यूटन्स लॉ आर नॉट obeyed in these frame of reference। जो कल हमने क्वेश्चन पुली वाला क्वेश्चन जिसमें दो पुलीज लगाई थी, मैंने आपको बोला भी था ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, तो वो आज डिस्कस करेंगे। उसको करने के लिए, उस क्वेश्चन को करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं और इनके अंदर न्यूटन्स लॉ क्यों नहीं ओबेड होते। ये दो पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको वन बाय वन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैसे बेटा क्या है? सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है? अब जैसे देखिए बेटा, केस वन कंसिडर करते हैं। पहले मैं ये एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये आपकी कोई गाड़ी है, इसके अंदर कोई ऑब्जर्वर है। ओके, अभी ये गाड़ी रेस्ट पे है और एक यहां पे ऑब्जर्वर ले लेते हैं ग्राउंड के ऊपर। ये ग्राउंड है आपका और ये ट्रॉली है। ट्रॉली भी अभी रेस्ट पे है।
अभी इसने एक बॉल थी इसके हाथ में, इसने उस बॉल को थ्रो किया ऊपर को, तो क्या होगा, ये बॉल ऊपर को जाएगी पहले और फिर ऊपर से नीचे आ जाएगी और एग्जैक्टली इसके हाथ में लैंड करेगी। ओके, सो क्या होगा, व्हेन अ पर्सन इन ट्रॉली throws the ball vertically upward, तो क्या होगा बेटा, बॉल क्या होगा, बॉल rises up and falls down exactly in its hand, सीधा ऊपर गया और नीचे आ गया और इसके हाथ में गिर गया। जो कि हम लोग भी यही सोच रहे थे बेटा, होना ऐसा ही चाहिए था कि ये बॉल ऊपर गई और इसके हाथ में गिर गई। दोनों ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर यानी कि हम और ये जो पर्सन ट्रॉली के अंदर बैठा हो, दोनों को ये बॉल सीधा स्ट्रेट ऊपर जाती हुई नजर आई। तो यहाँ पे ये जो रेस्ट पे है, ये ग्राउंड है, दोनों एक दूसरे के साथ सहमत है, दोनों को एक जैसा नजर आ रहा है यहाँ पे। ओके, दोनों के लिए स्टडी बिल्कुल सेम है यहाँ पे। ओके, both person in trolley and ground finds that ball goes straight up and down, सीधा ऊपर गई है, मतलब कोई कर्व्ड पाथ नहीं है, कुछ ट्रैक उसने चीज नहीं किया है। तो दोनों एक दूसरे के साथ क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अभी केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड देखिए, ये ग्राउंड था, ये आपकी फिर से ट्रॉली लेते हैं बेटा। ओके, और ये ट्रॉली के अंदर फिर से वैसा ही सेम पर्सन बैठा हुआ है। अभी ये ट्रॉली किसी यू वेलोसिटी से चल रही है और ये वेलोसिटी है कांस्टेंट। ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अभी जब इसने बॉल को थ्रो किया, अभी जब इसने बॉल को थ्रो किया और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये पिक्चर है t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू t सेकेंड पे क्या होगा, ये ट्रॉली थोड़ा सा आगे चली जाएगी, यहां पे पहुंच गई ट्रॉली, क्योंकि अब ट्रॉली मूव कर रही है। यहां पे ट्रॉली रेस्ट पे था, t इज इक्वल टू 0 पे भी वहां पे था, t सेकेंड पे भी वहीं पे था। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, t इज इक्वल टू t सेकेंड पे ट्रॉली आगे को मूव कर गई है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ट्रॉली ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, दैट इज इक्वल टू u इंटू टी। अभी इस पर्सन ने जो बॉल को थ्रो किया था ऊपर को, अब क्या होगा, आपको क्या नजर आएगा और ये ट्रॉली वाले इंसान को क्या नजर आएगा। और क्या ये बॉल, सिंपल सा क्वेश्चन ये है यहां पे कि क्या ये बॉल अभी भी इसके हाथ में गिरेगी ट्रॉली वाले इंसान की। No, sir. Okay, so most of you are thinking that this ball will not land in his hand, so it means you are saying that this ball will go straight up and again comes down, बट ये यहां पे गलत है बेटा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप एक चीज भूल गए। अभी देखिए, जब ये पर्सन ने इसे फेंका, इस पर्सन के विद रिस्पेक्ट बॉल की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, क्योंकि पर्सन एंड बॉल एक साथ इस ट्रॉली के अंदर खड़े हुए हैं, रेस्ट पे हैं। बट इस ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड के नजरिए से u है, तो इस बॉल की वेलोसिटी भी क्या होगी, u होगी। इस बॉल की वेलोसिटी भी क्या होगी, u होगी। तो ये बॉल के पास दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ऊपर को भी है और आगे को भी है, तो इसीलिए ये बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगी, पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई फाइनली क्या होगा, उसके हाथ में ही गिरेगी। हाथ में क्यों गिरेगी, क्योंकि देखिए बेटा, एक्स एक्सिस में यहां पे क्या होगा, along x axis or ground no acceleration, एक्सेलरेशन कोई नहीं होगा, तो बॉल की वेलोसिटी जो होगी
वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा u रहेगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा, u इंटू टी आ जाएगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ट्रॉली ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है जितना बॉल ने किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल में ये पहले ऊपर को जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। तो ये जो पाथ नजर आ रहा है ये किसको नजर आ रहा है, ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को नजर आ रहा है। और यहां पे बॉल जो है, बॉल विल लैंड इन द हैंड ऑफ पर्सन, पर्सन के हाथ में जाके गिरेगी बेटा ये बॉल। ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखेगा बेटा ये। ओके, इवन 9th 10th में ओलंपियाड वगैरह में भी ये क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन एनडीए में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा गया है कि बॉल ऊपर गई और ये इसके हाथ में ही गिरेगी। आपको बोल देंगे कि आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, आपने बॉल को ऊपर फेंका और बॉल क्या करेगी, आपके हाथ में ही गिर जाएगी। ओके, ये वही सिनेरियो है। अभी आपको ऐसा लगा कि ये बॉल ट्रॉली के बाहर गई फिर ट्रॉली के अंदर आके नहीं गिरेगी। ये वही चीज है, आप ट्रेन के अंदर जब बस के अंदर बैठे हो और आपने अगर बॉल को ऊपर को फेंका अपनी सीट पे बैठे हुए तो वो बॉल नीचे आके आपके हाथ में ही गिरती है। वही चीज यहाँ पे हो रही है। अगर इस ट्रॉली को बड़ा कर दूं मैं, इस ट्रॉली को अगर मैं बड़ा कर दूं तो ये बॉल हमेशा ट्रॉली के अंदर ही रहेगी। ये ऐसा नहीं है ट्रॉली के पीछे गिरेगी, ये ट्रॉली आगे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट ट्रॉली मूव कर रही है और ट्रॉली ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट उतना ही बॉल कर जाएगी। तो दोनों में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा फाइनली भी, इसीलिए एग्जैक्टली वो लैंड कर जाएगी। ये ऊपर गई और नीचे गई। अब यहाँ पे ये ट्रॉली वाला इंसान क्लियर है अपने दिमाग में कि यार की बॉल मेरे हाथ में क्यों गिरी, क्योंकि इसे नहीं पता कि इसकी ट्रॉली चल रही है। इसको तो ये सिनेरियो एंड ये सिनेरियो बिल्कुल सेम लगेगा। मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं कि जब ऑब्जर्वर आपका जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होता है उसे नहीं पता होता है कि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनिफॉर्म मोशन में है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है कि रेस्ट पे है। जैसा कि अभी आपको अर्थ का नहीं पता चल रहा है, अर्थ इस वक्त मोशन में है या नहीं है, वी डोंट नो, वी कांट अनलेस वी गो टू मून और वी सी इट फ्रॉम द स्पेस, तब तक हम अर्थ के बारे में नहीं बता सकते। अभी हम अर्थ को रेस्ट पे ही इमेजिन करेंगे। वही चीज ये ट्रॉली वाले इंसान के साथ हो रही है, इसे नहीं पता इसकी ट्रॉली आगे चली गई है। तो इसके लिए ऊपर केस 1 एंड केस 2 सेम है ट्रॉली वाले के लिए। ओके, ग्राउंड वाले के लिए ऊपर एंड फर्स्ट एंड सेकंड केस डिफरेंट है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इसको मालूम है कि ट्रॉली रेस्ट पे है, यहाँ पे इसे मालूम है कि ट्रॉली चल रही है। अब दोनों यहाँ पे भी सेटिस्फाई हैं। दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई क्यों है? क्योंकि ट्रॉली वाले को लगा कि ट्रॉली नहीं चल रही, उसने सिर्फ बॉल को ऊपर को ही फेंका था तो बॉल उसके हाथ में आनी चाहिए, जो कि आ गई। ग्राउंड वाला इसलिए सेटिस्फाई है क्योंकि ग्राउंड वाले को मालूम है कि ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसलिए ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ पे गिर गया। अभी अगर ये दोनों आपस में डिस्कशन करेंगे तो दे में आर्ग्यू कि यार पार्ट डिफरेंट है, क्योंकि ये ट्रॉली वाला इंसान जो होगा, ट्रॉली वाले के लिए बॉल स्ट्रेट अप डाउन जाएगी, बट ग्राउंड वाले के लिए पैराबोलिक पाथ होगा। तो पाथ के ऊपर ये कंफ्यूज हो सकते हैं, बट यहां पे इन्हें क्लियर है। ये ग्राउंड वाला बोल देगा भाई तेरी ट्रॉली चल रही थी, मेरे विद रिस्पेक्ट ट्रॉली चल रही थी, जिस वजह से ये बॉल जो है ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करिए, तो यहां से क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट दे बोथ आर सेटिस्फाइड इन देयर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड वाला अपने ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट क्लियर है, ट्रॉली वाला कार के या ट्रॉली के विद रिस्पेक्ट क्लियर है। अलग अलग देखेंगे तो वो दोनों एक दूसरे दोनों सेटिस्फाइड है अपनी नॉलेज से। दोनों को जो जो नॉलेज है उतनी नॉलेज से ये दोनों सेटिस्फाइड है। दोनों को न्यूटन्स लॉ ओबे होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, क्योंकि इसके लिए अब बॉल ऊपर गई है, एक्स एक्सिस में कोई डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही है, तो बॉडी आपकी हाथ में गिरनी चाहिए थी, जो कि गिरी है उसके ऊपर। ओके, ये ग्राउंड वाले को पता चल गया कि ये यू वेलोसिटी के कारण ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रही है। दोनों अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेटिस्फाइड है, तो दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, न्यूटन्स लॉ ओबे हो रहे हैं। यहाँ पे रेस्ट एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस आ गया। अभी अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की,
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अब इसमें हमें मालूम है कि जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो एक्सेलरेटिंग होगा। तो इस वक्त जो ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली लेट्स से ये u वेलोसिटी से चल रही है और ये a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। सो ये t इज इक्वल्स टू 0 पे पिक्चर है। इसके अंदर फिर से एक पर्सन बैठा हुआ है और उसके हाथ में है बॉल पहले की तरह, और ये है ग्राउंड। अभी इस वक्त क्या होगा? ये ट्रॉली है आपकी। इस सिनेरियो में देखते हैं क्या होगा। t इज इक्वल टू टी टाइम पे क्या होगा? t सेकंड बाद ट्रॉली यहां पे पहुंच गई। क्या अब भी ये बॉल यहां से लैंड होके इसके हाथ में गिरेगी? और क्या, क्योंकि अभी भी इसने बॉल को सीधा ऊपर फेंका था, बॉल को सीधा इसने ऊपर फेंका। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रॉली जो थी u वेलोसिटी से चल रही थी, इसके पास भी एक u वेलोसिटी होगा। तो बॉल ऊपर या नीचे जाएगी तो बॉल पहली चीज पैराबोलिक पाथ को कवर करेगी ग्राउंड वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। अभी ये ट्रॉली वाले इंसान के लिए क्या होगा? What will happen for the observer in the trolley? First of all, you need to understand whether the ball will land in his hand or not. What do you say? So, जैसे कि अभी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके आए हैं तो वहां पे आपको पता चला कि बॉल गिर जाएगी। सो अभी क्या यहाँ पे भी गिरेगी? सो पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं दो स्टडीज करता हूँ, एक ट्रॉली वाले इंसान के लिए, एक ग्राउंड वाले के लिए। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टडी कर लेते हैं और यहाँ पे ट्रॉली के विद रिस्पेक्ट स्टडी कर लेते हैं। ओके, ये बॉल की स्टडी हो रही है इधर, और इधर सिर्फ ट्रॉली की स्टडी होगी। सबसे पहले देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा u इनटू टाइम t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ट्रॉली इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, ये डिस्टेंस जो है दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जो कि क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रॉली का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। एक्सेलरेशन हो रहा है अभी। यस सर। सो अभी बॉल की बात करते हैं, बॉल का क्या होगा? देखिए, ग्राउंड के लिए बॉल की वेलोसिटी क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u के इक्वल है। ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? u इंटू टी आ जाएगा। यहां पे एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 0 ही है आपका, क्योंकि बॉल के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है ग्राउंड के लिए अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की स्टडी हो रही है। ओके, तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है ut ही ट्रेवल किया है। तो बॉल ने ut किया है, इसने हाफ at स्क्वायर ट्रेवल किया है, तो ये बॉल यहां पे जाके लैंड कर जाएगी। बॉल बेटा हाथ में नहीं गिरेगी, बॉल क्या है, यहां पे पहुंचेगी। बॉल ने सिर्फ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? u इंटू टी डिस्टेंस ही ट्रेवल किया, क्योंकि बॉल का एक्सेलरेशन नहीं है बेटा। जैसे ही बॉल ने ट्रॉली को छोड़ दिया तो ट्रॉली वाला एक्सेलरेशन बॉल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बॉल सिर्फ ट्रॉली से क्या लेके जाएगा? u वेलोसिटी लेके जाएगा। सो u इंटू टी, बॉल के ऊपर एक्स डायरेक्शन में ग्राउंड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, सो u इंटू टी आ जाएगा और वो पीछे गिर जाएगा। ओके, अब अगर ट्रॉली के नजरिए से भी देखा जाए, अब ट्रॉली वाला इंसान जो है बेटा, पहली चीज ट्रॉली वाले को नहीं पता है कि उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। ही इज अनअवेयर अबाउट द एक्सेलरेशन। फॉर हिम यहां पे ये पिक्चर क्लियर है, ये सेटिस्फाइड भी है, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर सेटिस्फाइड भी है, इसे समझ आ गया है। देखिए बेटा, उसे इस इक्वेशन से एंड इस इक्वेशन से पता चल गया कि बॉल पीछे क्यों लैंड हुई। इक्वेशन 1, इक्वेशन 3,
तो यहां से ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर क्लियर है कि वाई बॉल लैंड्स बिहाइंड हिम। ओके, सो ग्राउंड के नजरिए से क्या हो रहा है, बॉल विल लैंड बिहाइंड द ट्रॉली। अगर ये पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो बॉल पीछे गिर जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, observer on ground is satisfied, उसे क्लियर है कि बॉल पीछे क्यों गिरी। अब ट्रॉली वाले के लिए देखिए बेटा, ट्रॉली वाले ने सिर्फ क्या किया है, ही थ्रोज बॉल अपवर्ड, बॉल उसने क्या किया, अपवर्ड थ्रो किया है। सो अकॉर्डिंग टू हिम बॉल हैज ओनली वर्टिकल मोशन, उसके लिए बॉल का मोशन वर्टिकल होना चाहिए। सो बॉल शुड लैंड इन हिज हैंड, इन हिज और हर हैंड। ओके बेटा, बट ऐसा नहीं हुआ, बॉल शुड लैंड बैक इन हिज और हर हैंड। बट ऐसा नहीं हुआ बेटा, तो ये चीज क्लियर है, बट ये ट्रॉली वाले को अभी प्रॉब्लम आ रही है, इस ये सेटिस्फाई नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि जितनी इसने स्टडी की है बेटा, उसके अकॉर्डिंग इसको लग रहा है कि यहां पे कुछ कंफ्यूजन हो रही है। आप सबको भी अभी लग रहा है कि यहां पे कोई प्रॉब्लम है, बॉल पीछे क्यों गिर गई है। वही चीज ट्रॉली वाला इंसान सोच रहा है बेटा। ओके, कि यार एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ट्रॉली वाले के लिए प्रॉब्लम है अभी, फॉर पर्सन इन ट्रॉली नो फोर्स, नो फोर्स एंड हेंस नो एक्सेलेरेशन। acts on the ball, hence on the ball along x axis, along ground, ground के along नहीं एक्ट कर रही। so why ball falls behind him और her, तो बॉल उसके पीछे क्यों गिर गई। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसके लिए। तो वो तो कहता है कि न्यूटन क्या कहता है बेटा, जब तक कोई फोर्स ना लगे, न्यूटन लॉ क्या कहता है कि जब तक कोई फोर्स ना लगे तब तक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्टेट ऑफ रेस्ट में है इसके लिए वो, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसने ना कोई वेलोसिटी दिया है। ओके, देखिए बेटा, ग्राउंड वाले इंसान जो आप सोच रहे हो इस वक्त, जो आप सोच रहे हो वो आप ग्राउंड वाले इंसान के अकॉर्डिंग सोच रहे हो, इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो, क्योंकि आप बाहर से इमेजिन कर रहे हो। लेकिन अगर आप यहां पे बैठ के इनसाइड द ट्रॉली बैठ के इमेजिन करोगे, तो आप ये इमेजिन करोगे कि आपने सिर्फ बॉल को ऊपर फेंका है, तो बॉल उसके हाथ में आना चाहिए था। जैसे कि ट्रेन में होता है, आप ट्रेन में बैठे हुए हो, आपने बॉल ऊपर फेंका, तो बॉल आपके हाथ में गिरना चाहिए था। क्योंकि आप सोचते हो कि आपने सिर्फ ऊपर को ही फेंका है, तो बॉल हाथ में क्यों नहीं गिरा है। यहां पे क्या हुआ था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यहां पे पहले केस में दोनों सेटिस्फाइड थे, दोनों के लिए पाथ भी सेम था। यहां पे पाथ क्यों डिफरेंट हो गया था, क्योंकि ट्रॉली वाला इस यू को इग्नोर कर देगा। ट्रॉली वाले के लिए ये यू जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बट ट्रॉली वाला भी सेटिस्फाइड था क्योंकि बॉल उसके हाथ में गिर रही थी, और इसको भी, ये भी सेटिस्फाइड था क्योंकि इसे ये यू नजर आ रहा था। बट यहां पे क्या हुआ है कि ग्राउंड वाला सेटिस्फाइड है, क्यों बॉल पीछे गिर गई, क्योंकि उसने ट्रॉली के मोशन को स्टडी किया है बॉल के। बट ये ट्रॉली वाला सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ट्रॉली वाले ने सिर्फ बॉल को ऊपर फेंका था। नाउ ही इज कंफ्यूज्ड कि व्हाई बॉल लैग्स बिहाइंड हिम, पीछे क्यों गिर गई है। सो ये इसके दिमाग में अभी क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज नॉट obeyed
इन ट्रॉली, और ट्रॉली यहां पे फिर क्यों, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया ट्रॉली आपका, एक्सेलरेट कर रहा है ट्रॉली आपका। ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन ये कंसीडर करने के कारण ये हुआ है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, आपका न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। तो फिर क्या किया जाए, अब न्यूटन ने सुजेस्ट किया यहां पे एक कंसेप्ट, न्यूटन सजेस्टेड द कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। स्यूडो वर्ड का मतलब होता है बेटा फॉल्स, तो यहां पे कंसेप्ट आया स्यूडो फोर्स का इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो न्यूटन क्या कहता है कि जब आप स्टडी कर रहे हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, न्यूटन ने क्या कहा बेटा कि इफ स्टडी ऑफ मोशन इज डन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब जिसका एक्सेलेरेशन हो रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्री बॉडी डायग्राम में आपको एक स्यूडो फोर्स कंसीडर करना होगा। कंसीडर स्यूडो फोर्स ऑन अ बॉडी, बॉडी के ऊपर एक स्यूडो फोर्स कंसीडर करना होगा, एंड दिस स्यूडो फोर्स is equals to mass of body into acceleration। ये A क्या है बेटा, acceleration of frame of reference, frame of reference का acceleration है ये, और M क्या है, mass of body, body का mass है, frame of reference का नहीं है, और इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये A का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स should be opposite to acceleration of frame of reference। तो इसका मतलब क्या है, जो ट्रॉली वाला पर्सन है, जो ट्रॉली वाला पर्सन है, वो जब बॉल को ऑब्जर्व करेगा, जब वो बॉल को ऑब्जर्व करेगा, वो बॉल को ऊपर को फेंकेगा, तो वो साथ में क्या करेगा, अब उसे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉली इस तरफ जा रही है, तो बॉल के ऊपर उसे कंसीडर करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन पीछे को हो रहा है, जिस वजह से क्या होगा, ट्रॉली आगे को चली जाएगी, ट्रॉली आगे को चली जाएगी। ट्रॉली ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ग्राउंड के ऊपर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ut डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है। तो बॉल कितना पीछे रह गई है, a हाफ at स्क्वायर डिस्टेंस पीछे रह गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए उसे क्या कंसीडर करना होगा, ये एक्सेलरेशन। तो अगर अब ट्रॉली वाला पर्सन इस एक्सेलरेशन को कंसीडर करके सही करेगा, तो ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये आपका ट्रॉली वाला पर्सन समझ आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो हाफ at स्क्वायर एक्सेलरेशन, हाफ at स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, जो बॉल पीछे रह गई थी वो किस वजह से रह गई थी, इस वजह से। ओके, सो फोर्स हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स अलोंग ग्राउंड और अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ गया है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, नेगेटिव ऑफ m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन आ गया है आपके पास यहाँ पे, ए एक्सेलरेशन आ गया। ओके, एक्सेलरेशन ए आ गया आपके पास, एक्सेलरेशन और बॉल क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा बेटा। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो जाएगा, u जीरो है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा, और ट्रॉली के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, बॉल जो है ट्रॉली के अंदर ही है, तो इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन माइनस ए है, तो हाफ at स्क्वायर। तो आप देख भी सकते हो कि ट्रॉली के नजरिए से बॉल नेगेटिव हाफ at एक्सेलरेशन पीछे है। नेगेटिव का मतलब है पीछे को, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन पीछे को है।
तो जो पिक्चर में दिख रहा था अभी वो मैथमेटिकली भी आप प्रूफ कर पा रहे हो। कैसे प्रूफ कर पा रहे हो? बाय जस्ट कंसीडरिंग अ स्यूडो फोर्स। सो अगर हम स्यूडो फोर्स कंसीडर कर लेंगे तो इस बॉल का पीछे रह जाना एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसे स्यूडो फोर्स नाम, फॉल्स फोर्स नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं है। बेटा देखिए, ये स्यूडो फोर्स आपने कंसीडर कर ली है, बट इसका क्या कोई रीजन है? नो रीजन। फोर्स विदाउट रीजन। बस न्यूटन्स लॉ को ओबे करवाने के लिए हमें यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम में कंसीडर करना होगा इस फोर्स को। ओके, सो अभी हम लोग उस क्वेश्चन के ऊपर वापस चले जाते हैं जो कल कर रहे थे। उसमें मैं आपको बता देता हूं बेटा कैसे स्यूडो फोर्स कंसीडर करेंगे। तो देखिए कल क्या क्वेश्चन था हमारे पास। एक ये पुली थी जिस पुली के एक तरफ था लेट्स से आई थिंक 2 kg मास था, और दूसरी तरफ एक और पुली अटैच कर दी गई थी और जिसके साथ 2 मासेस और थे, 1 kg एंड लेट्स से 3 kg। अभी सबसे पहले हमें नहीं पता कि ये सिस्टम कैसे चलेगा, तो मैं लेट कर लेता हूं ये एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है। ओके, और दूसरा अब इसका एक्सेलरेशन a1 होगा। बेटा ये a नहीं होगा क्योंकि ये मासेस डिफरेंट स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है। 2 kg वाली जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है यहां से लेके यहां तक इस पुली के साथ अटैच्ड है। इसके बाद ये जो स्ट्रिंग है बेटा, ये स्ट्रिंग डिफरेंट स्ट्रिंग है, इसको कलर से अलग कलर से डिफाइन कर देते हैं। ओके, ये दूसरी पुली है आपकी, और इस पुली के साथ अलग स्ट्रिंग है और इसमें टेंशन डिफरेंट होगा, T1 टेंशन होगा। ओके, क्योंकि अलग स्ट्रिंग है बेटा, ये डिफरेंट स्ट्रिंग का मतलब डिफरेंट टेंशन होगा। और ये जो मासेस है ये एक्सेलरेशन भी a1 के साथ चलेंगे बेटा। और ये जो a1 एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पुली P2 है, ये विद रिस्पेक्ट टू पुली P2। ये P2 पुली है आपकी और ये आपकी पुली है P1। सो अभी इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बेटा? सबसे पहले देखिए यहां पे पुली P1 रेस्ट पे है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पुली P2 एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेशन में है। सो ये क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो जब भी आप पुली P1 के विद रिस्पेक्ट स्टडी कर रहे हो तो आपको कोई स्यूडो फोर्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं। जब पुली P2 के विद रिस्पेक्ट स्टडी होगी तो स्यूडो फोर्स कंसीडर करना होगा। अब आ जाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। पहले 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg के ऊपर एक लग रही है टेंशन T, एक लगेगा ग्रेविटी फोर्स 2g, और ये a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर को जा रहा है। और इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी T माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। ये पहली इक्वेशन है आपके पास। फिर बनेगा बेटा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली P2। आप पुली P2 का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। पुली P2 के ऊपर देखिए बेटा जो रस्सी जुड़ी है उसके साथ टेंशन T है, और नीचे को जो रस्सियां जा रही है बेटा इधर भी T1 टेंशन है और इधर भी T1 टेंशन है। और पुली कितने एक्सेलरेशन नीचे को जा रही है? A। और पुली मासलेस है, पुली का मास कितना है? 0। सो नीचे को जा रही है, नीचे वाली फोर्स इज 2T1 माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू मास 0 हो गया है इनटू A। यहां से क्या बन गया है? 2T1 इज इक्वल्स टू T। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई है। 2 इक्वेशंस बन गई हैं बेटा। अभी देखो बेटा इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये मोशन में ही नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है। अगर आपको बेटा यहां पे देखोगे इस पुली की, ये पुली की क्यों बनाई है? क्योंकि ये मोशन में है, तो ऊपर वाली टेंशन नीचे वाली टेंशन के साथ कैसे रिलेटेड है वो समझ आ गया। अब बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 kg। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 kg।
तो 1 kg के ऊपर बेटा ऊपर को लग रहा है T1 और नीचे को लग रहा है 1g और ये A1 एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। अब ये जो 1 kg मास है बेटा, ये इस पुली P2 के साथ चल रहा है। पुली P2 के विद रिस्पेक्ट इसका टेंशन है और एक्सेलरेशन है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसकी स्टडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट हो रही है। तो जब इसका एक्सेलरेशन A1 है तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स कंसीडर करनी पड़ेगी। अब ये पुली नीचे को आ रही है तो स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होती है, ऊपर को कंसीडर करना पड़ेगा। और कितना होगा स्यूडो फोर्स, 1 इंटू ए, जितना मास हो इंटू फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन। बेटा ये 1 kg का एक्सेलरेशन है, A1 जो है 1 kg का एक्सेलरेशन है, A जो है ये पुली का एक्सेलरेशन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है। सो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये ऊपर को जा रहा है तो 1a प्लस T1 माइनस 1g इज इक्वल टू 1a1। तीसरी इक्वेशन आपके पास ये आ गया बेटा, यहाँ पे 1a1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg। अब 3 kg के ऊपर क्या फोर्सेस है, T1 लग रहा है बेटा ऊपर को, 3g लगेगा नीचे को, और ये A1 एक्सेलरेशन नीचे को जा रहा है। अब इसका भी बेटा जो ये A1 एक्सेलरेशन है पुली के साथ डिफाइंड है। कभी भी आप सीधा लेट नहीं कर सकते ग्राउंड के साथ, क्योंकि ये जुड़ा पुली के साथ है। ये टेंशन देखो बेटा, पुली के ऊपर से पास हो रही है ये स्ट्रिंग, तो इस पुली के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनका मोशन पहले पुली के साथ डिफाइन कर सकते हो आप, सीधा ग्राउंड के साथ नहीं डिफाइन कर सकते। और क्या आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं जी, एक्सेलरेशन ही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लेते हैं तो यहाँ पे पंगा ही नहीं पड़ेगा नॉन इनर्शियल का। ऐसा नहीं हो सकता है। जब ये कनेक्टेड ही इस पुली के साथ है तो इनका एक्सेलरेशन भी इसके विद रिस्पेक्ट ही लेट कर सकते हो आप लोग। सो A1 3g T1 और क्या रह गया है, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स इसके ऊपर भी क्या लगेगा बेटा, ऊपर को। स्यूडो फोर्स दोनों मासेस के ऊपर को लगेगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब ऊपर को। और यहाँ पे कितना होगा, जितना मास है बॉडी का इंटू एक्सेलरेशन। और इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, 3g माइनस 3a माइनस T1 इज इक्वल टू 3a1। ये फोर्थ इक्वेशन बन गई बेटा आपके पास। अभी देखो 4 अननोन है बेटा, T नहीं मालूम हमें, A नहीं मालूम हमें, T1 नहीं मालूम, A1 नहीं मालूम। ये चारों चीजें इन 4 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आ जाएंगी। तो जो बच्चे ये ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करें और इनकी वैल्यू निकाल ले बेटा। क्लियर है। बाय चांस आपका आंसर एक्सेलरेशन का नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि आपने जिस डायरेक्शन में लेट किया है एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी देखो बेटा, इसी में जो 1 kg वाला मास है, ये 1 kg वाला जो मास है और ऐसे ही 3 kg वाला मास है, ये A1 एक्सेलरेशन से आपने लेट किया ऊपर को जा रहा है, ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे को जा रहा है, और ये अटैच्ड है पुली के साथ, और ये पुली नीचे को जा रही है A एक्सेलरेशन के साथ। सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, माइनस A, नीचे को जा रहा है। फिर एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस A1 है, ऊपर को जा रहा है। ऐसी एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg मास विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या है, माइनस A1, नीचे को जा रहा है। तो अब आपने यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो क्या होगा। सो बेटा मैं ये बता चुका हूं, 1 ग्राउंड है तो बीच में पुली P2 है आपकी। सो क्या आ जाएगा, 1 पुली प्लस पुली ग्राउंड, 1p PG। याद करो बेटा, ये मैंने बताया था आपको हॉलीडे से पहले जब आपको मैंने रियलिटी मोशन समझाया था। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे जो A1 निकला है वो है एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पुली। आपसे अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पुली के साथ आने के बाद आप ग्राउंड के साथ कैसे निकालोगे, इस कंसेप्ट को यूज करके। ये A1p क्या है, प्लस A1 PG क्या है, माइनस E। सो दिस इज एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप देख सकते हो ग्राउंड के साथ अलग बनेगा केस। ओके, सो ऐसी एक्सेलरेशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू G, दैट विल बी इक्वल्स टू 3p प्लस PG। सो ये 3p कितना है, माइनस A1, और ये कितना है, माइनस E। सो ये आ जाएगा आपके पास A3G। सो इस तरह से बेटा अभी आज मैंने आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया है, और उस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया है। तो क्या करना है, जिन मासेस की, देखो 2 kg के ऊपर कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगाया, इस पुली के ऊपर कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगाया,
क्योंकि इनकी स्टडी, इनका जो एक्सेलरेशन है वो इस पुली के साथ है, और ये पुली क्या है, रेस्ट पे है, और ये पुली क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इन दोनों मासेस के ऊपर कोई स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। स्यूडो फोर्स किन के ऊपर लगाने की जरूरत है, 1 kg एंड 3 kg के ऊपर, क्योंकि इनकी स्टडी, इनके ऊपर जो टेंशन है, इनका जो एक्सेलरेशन है वो इस पुली के साथ है, और ये पुली जो है ये नॉन इनर्शियल है। और न्यूटन कहता है कि जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ स्टडी करोगे तो बिफोर डूइंग एनीथिंग यू हैव टू कंसीडर स्यूडो फोर्स, and this pseudo force direction should be opposite to the acceleration of frame of reference, and magnitude of pseudo force will be equals to mass of the body and acceleration of frame of reference. So I hope ये आज जो हमने कंसेप्ट किया है ये बहुत हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. ओके, मैं आपको Yes, sir. इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, आप इसे आज प्रैक्टिस करना। कल हमने ये इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन किया था। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये आपकी बॉडी m मास की बॉडी थी, और ये इंक्लाइंड प्लेन का मास कैपिटल M है। आज आपने क्या करना है, देखिए हमने कल क्या देखा था, ये बॉडी जो है ये नीचे को a एक्सेलरेशन g sin थीटा के साथ नीचे को आ रहा था। तो अब क्वेश्चन ये है कि विद व्हाट एक्सेलरेशन शुड कैपिटल M मास moves so that small m mass remains at rest on inclined plane। inclined plane के नजरिए से वो क्या है, रेस्ट पे रहे बेटा। सो अभी आपने इसका क्या करना है, इसको लेट कर लो कि ये a एक्सेलरेशन के साथ इधर को जा रहा है। तो जब आप इस m की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसके ऊपर आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और स्यूडो फोर्स किस तरफ आ जाएगा, इस एक्सेलरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। आप एक्सेलरेशन इधर भी लेट कर, टुवर्ड लेफ्ट भी और टुवर्ड राइट भी, जैसे मैंने राइट की तरफ लेट किया है आप टुवर्ड लेफ्ट भी लेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर अपने आप बाद में सही हो जाएगा। ओके, तो इसके ऊपर जब आप m कैप इस स्मॉल m की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कौन सी फोर्सेस आ जाएगी, एक तो mg फोर्स एक्ट कर रही होगी, और एक स्यूडो फोर्स एक्ट कर रही होगी। स्यूडो फोर्स कितना होगा, जितना इस बॉडी का मास है, स्मॉल m इंटू ए। अब इसका नेट एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। नेट एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, 0। इनको रिजॉल्व करो, नेट एक्सेलरेशन 0 करो, और आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे बेटा। a फाइंड आउट करना है आपने। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो घर पे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं जिनमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इंक्लूड हो जाता है। बोर्ड पॉइंट से इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, बट अगर फिजिक्स को इंटरेस्टिंग वे में सीखना है तो ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में लाना सीखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना सीखो। तो डू प्रैक्टिस योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से सारे प्रैक्टिस कर डालो। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।